सो हे गाइस, फाइनली रिलीज हो चुका है द ग्रेट रूलर सीरीज का सीजन 2 और इस वीडियो के अंदर मैं फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इसके अंदर मैं मुचेन और एक काफी टॉप लेवल के फाइटर के बीच में एक बहुत ही खतरनाक लेवल का बैटल देखने को मिलेगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लोग सबसे पहले देख पाते हैं ग्रेट 1000 वर्ल्ड के अंदर मर्ज होते हुए फ्लेम एम्परर की टेरिटरी को, जो कि असल में बैठे हुए होते हैं कि ज्वालामुखी के ऊपर, जहां पर हम लोग कई सारे फायर स्पिरिचुअल बर्ड्स को जाता हुआ देख पाते हैं। और जिस जगह पे फ्लेम एम्परर बैठा हुआ था उसी जगह का तो और ही एकदम ही अलग ही लेवल का था, क्योंकि फ्लेम एम्परर अपने मास्टर याओ चैन के साथ में बैठा हुआ खेल खेल रहा था, जो दोनों के दोनों ही यहाँ पर काफी शानदार तरीके से गेम खेलते हुए एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे, क्योंकि एक तरफ मास्टर है तो दूसरी तरफ उनका खुद का ही डिसाइपल। लेकिन फिर फ्लेम एम्परर कुछ ऐसी चालों को चलता है जिसकी वजह से मास्टर याओ चैन अच्छे तरीके से समझ जाते हैं कि उनके डिसाइपल फ्लेम एम्परर के दिमाग में काफी ज्यादा उथल पुथल मची हुई है। इसीलिए वो कहने लगते हैं कि शाओयान, तुमने मुझे यहाँ पर कुछ कहने के लिए बुलाया था, तो मेरे ख्याल से अब तुम्हें उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए बल्कि उसके बारे में कह देना चाहिए। जिससे कि फ्लेम एम्परर मास्टर याओ चैन से कहता है कि मास्टर, मैंने अभी सुना है कि लुओ सेक्ट को काफी बड़े पैमाने पर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, जो प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उनका तो सेक्ट खत्म होने की कगार पर आ चुका है। जो बात सुन के मास्टर कहते हैं कि शाओयान, क्या तुम उनकी हेल्प करना चाहते हो? देखो, उनकी हेल्प करने से पहले तुम इस ग्रेट 1000 वर्ल्ड की सभी रेसेस के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर कई सारी टॉप लेवल की रेसेस रहती है, जैसे 5 एंशिएंट रेसेस और 4 डिवाइन रेसेस, जो सभी की सभी एक दूसरे के साथ में ग्रो होती है, एक दूसरे को पछाड़ते हुए भी ग्रो होती है। और जो कोई भी सेक्ट या रेस इस रेस में हार जाते हैं उनका नामो निशान ही मिट जाता है, उनका भविष्य कुछ भी नहीं बनेगा बल्कि वो खत्म हो जाते हैं। और इसी तरीके से अगर मैं लो रेस की बात करूं तो वो लोग ब्लड रेस के साथ में कई हजारों सालों से कन्फ्लिक्ट में है। मुझे लगता है कि अब बहुत ही जल्द एक विजेता सामने निकल कर आएगा। जब एंशिएंट गॉड की कृपा दृष्टि चारों तरफ ही पड़ती है तो हर एक सेक्ट में खुशहाली आ जाती है, सभी के सभी फलने फूलने लगते हैं। और इसी का ही नतीजा है कि ये ग्रेट 1000 वर्ल्ड इतना ज्यादा बड़ा है और साथ ही इसमें इतनी ज्यादा रेसेस हैं जितना कि हम सोच भी नहीं सकते। फ्लेम एम्परर कहता है कि मास्टर, जब मैं ग्रेट 1000 वर्ल्ड के अंदर पहली बार आया था तब लुओ टियानशेन ही पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने मेरी हेल्प की थी, इसीलिए मास्टर अब आप मुझे रास्ता दिखाइए कि मुझे क्या करना चाहिए। जिससे कि मास्टर कहते हैं कि तुम्हें सबसे पहले अपने लिए यहाँ पर किसी को चूज करना चाहिए, और मुझे इतना तो पता है कि तुम्हारे मन में जरूर से तुम किसी ना किसी को चुन चुके होगे। जिससे कि वो कहते हैं कि वो चीफ लुओ की ग्रैंड डॉटर के काफी करीब है। अब वो कौन होने वाला है इसके बारे में भी हमें बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। जिसके बाद अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नॉर्थर्न स्पिरिचुअल एकेडमी के अंदर और हम लोग वहाँ पर सबसे पहली एंट्री देख पाते हैं ब्यूटीफुल सी लुओ ली की, जिसके यहाँ पर आते ही सभी लोगों की नजरें लुओ ली के ऊपर ही टिक जाती है। और लुओ ली को देखकर ईशु तुरंत ही उसको हाई करने लगती है कि हेलो बिग सिस्टर। साथ ही वहाँ पर चूकी, मोलिंग और मुचैन भी खड़ा हुआ था। लुओ ली जैसे ही मुचैन के पास में जाती है वो दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं। साथ ही साथ उसी जगह पे हम लोग शेन कांगशेंग और ली जुआन टोंग को भी देख पाते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर एक हंटिंग बैटल स्टार्ट होने वाला था। जिस मोमेंट पर हम लोग दो नए कैरेक्टर्स को देख पाते हैं, जिनमें एक होती है जाओ किंगशेन और दूसरा होता है मु फेंगयांग। जाओ किंगशेन ये कहती है कि इस बैटल का जो भी विजेता होगा उसको अभी तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिवॉर्ड दिया जाएगा। जो बात सुन के मु फेंगयांग कहता है कि फिर तो इस बैटल में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना होगा। साथ ही साथ हम लोग वहीं पर शुजुआन, शुलिंगर और मु कुई को भी देख पाते हैं और शुजुआन इन दोनों को बताती है कि डिफिकल्टी एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम सभी को अपनी ताकत दिखा सकते हैं। वो जो हमारी इस एकेडमी का हंटिंग बैटल है वो हेवनली रैंकिंग के लिए एक बेंचमार्क साबित होगा, इसीलिए देखना यह है कि आखिर इसका विजेता कौन निकल के आता है। जिसके बाद फिर तभी यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट होने लगता है, जिससे कि एक पोर्टल ओपन होने लगा था, जिसको सभी लोग बड़े ही ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि अब यहाँ पर आ रहे होते हैं उन लोगों के मास्टर। और ये पोर्टल भी देखने में एकदम एक ब्लैक होल के जैसे लगता है। जिस मोमेंट पर तभी उस पोर्टल के अंदर से इस एकेडमी के डीन और 2 एल्डर से बाहर निकल के आते हैं, जिससे कि यहाँ पर हर एक डिसाइपल डीन टाई कांग को ग्रीट भी करता है, जिनके एंट्री लेने का तरीका
तरीका वाकई में बहुत ही ज्यादा शानदार भी था। और अब डीन टाइकांग इस हंटिंग बैटल के बारे में सभी डिसाइपल्स को बताने लगते हैं और ये कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि इस बैटल के अंदर तुम सभी को स्पिरिचुअल लाइट इन्फ्यूजन मिल जाएगा, जिससे कि जब आने वाले समय में स्पिरिचुअल एकेडमी कंपटीशन होगा तो तुम में से कोई ना कोई तो हमारी एकेडमी की इज्जत को रख ही लेगा। जहाँ पर साथ ही तभी हम लोग कुछ और मेन कैरेक्टर्स जैसे कि बिंग किंग, यांग होंग और ही याओ को भी देख पाते हैं। इन कहते हैं कि स्पिरिचुअल एकेडमी की कंपटीशन का जो रिजल्ट होगा वो 5 ग्रेट एकेडमीज में रैंकिंग के तौर पर किया जाएगा और पिछली बार का जो बैटल हुआ था उसके अंदर हमारी एकेडमी का नाम काफी नीचे आया था। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि हमारे डिसाइपल इतने काबिल बन जाए कि वो हमारी एकेडमी का नाम ग्रेट एकेडमीज में जोड़ दे। हमारी एकेडमी की किस्मत अब तुम लोगों के हाथों पर निर्भर करती है। जिससे कि तभी वहाँ पर एनरेन होती है जो कि ये कहने लगती है कि हमारे पास में तो शैन कांग शैन है जो कि हेवनली रैंकिंग में नंबर 1 जीनियस कहलाता है। इसीलिए एनरेन को ऐसा लगता है कि हम लोग किसी भी सिचुएशन में हार तो नहीं सकते। जिसकी बात को सुनकर यांग होंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि दूसरी एकेडमीज में कोई जीनियस नहीं होगा। तभी डीन कहने लग जाते हैं कि कई सालों से हमारी एकेडमी के जो जीनियस से बच्चे हैं वो ड्रैगन डीमन पैलेस के शिकार बनते जा रहे हैं। वो हमारे डिसाइपल्स को मार देते हैं जो कि लास्ट टाइम भी होने वाला था, लेकिन वहाँ पर मोचेन और शैन कांग शैन ने सिचुएशन को संभाल लिया था। मास्टर कहते हैं कि अगर ड्रैगन डीमन पैलेस हमारे डिसाइपल्स को ना मारे तो हम लोग कभी भी नहीं हारेंगे। तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी हजारों सालों पहले स्टैब्लिश हो चुकी थी और हमें ना जाने आज तक कितने ही हजारों मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन मेरी एकेडमी के डिसाइपल ना तो कभी किसी मुश्किल से हारे हैं और ना ही कभी किसी से डरे हैं। उन्होंने हमेशा ही हमारे नॉर्थ हेवन के सम्मान को बचा के रखा, हमें हमेशा ही ऊपर रखा। और साथ ही डीन कहते हैं कि हमारी एकेडमी का जो गार्डियन है जिसको कहते हैं लॉर्ड ड्रैगन फिश, वो खुद ही स्पिरिचुअल लाइट इन्फ्यूजन को परफॉर्म करेंगे और ये होगा उन टॉप परफॉर्मर्स के लिए जो कि इस हंटिंग बैटल के अंदर सबसे ज्यादा काबिलियत को रखेंगे। जो बात सुन के लुओ ली मुचेन से ये कहने लग जाती है कि लॉर्ड बीमिंग खुद ही इन्फ्यूजन को पर्सनली परफॉर्म करने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये चीज स्पिरिचुअल लैंड में होने वाले इन्फ्यूजन से ज्यादा बेटर तो होगी ही, जिसके बारे में मुझे सोच रहा था कि मुझे इस मौके को किसी भी हाल में गंवाना नहीं है। वहीं पर सबसे आगे शैन कांग शेंग और ली जुआन टोंग भी खड़े हुए थे, जहां पर ली जुआन टोंग कहता है कि भले ही इस कंपटीशन के अंदर चाहे कितने भी कंपटीटर्स क्यों ना हो, लेकिन केवल तुम्हारे अंदर ही इतनी एबिलिटी है कि तुम मेरे बराबर की टक्कर दे पाओगे। जिसकी बात को सुन के शैन कांग शेंग कहता है कि तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स को गैदर कैसे कर पाओगे, क्योंकि अगर तुम्हारे पास में स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स ज्यादा होंगे तभी जाकर तुम पेनाल्टी हॉल के 3 जनरल्स को चैलेंज कर पाओगे। और वहीं पर खड़ा हुआ हम लोग ही याओ को भी देख पाते हैं, जिसके तुरंत बाद अब इस हंटिंग बैटल को स्टार्ट भी कर दिया गया था। जिससे कि अब हम लोग सबसे पहले यहाँ से टेलीपोर्ट होता हुआ देख पाते हैं शू लिंगर को, जो कि स्पिरिचुअल लाइट रियल में सभी लोगों के जैसे ही टेलीपोर्ट हो गई थी। मास्टर्स ने उन लोगों को पहले से ये बता दिया था कि इस रियल्म के अंदर जितने भी बीस्ट है उनका लेवल काफी ज्यादा हाई है और साथ ही साथ यहाँ पर एक स्पिरिट किंग है जो कि मैसिव अमाउंट में स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स को अपने साथ में रखता है। और जो भी टॉप 3 होंगे जिनके पास में सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल क्रिस्टल से होंगे, केवल उनको ही मौका मिलेगा पेनल्टी हॉल के 3 जनरल्स को चैलेंज करने का। जिससे कि हर एक डिसाइपल बीस्ट को चैलेंज करने में उनको मारने में लगा हुआ था। उन लोगों को ये बता दिया गया था कि अगर तुम लोग इसमें फेल हो जाते हो तो हर किसी को फेल कर दिया जाएगा। जिसके बाद अब हम लोग यांग होंग और उसके साथी को देख पाते हैं जो कि पहुंच चुके होते हैं ही याओ के पास में। और साथ ही साथ हम लोग मुचेन को भी देख पाते हैं जिसने एक स्पिरिचुअल बीस्ट को मारकर उसकी बॉडी से स्पिरिचुअल क्रिस्टल को बाहर निकाल लिया था। मुचेन ये सोच रहा था कि हर कोई ये रैंडम तरीके से टेलीपोर्ट हो गया, इसी वजह से उसको सबसे पहले इसी रियल्म के अंदर लुओ ली को ढूंढना होगा, जो कि यहाँ से निकल भी चुका था। और हम लोग अगले ही सीन के अंदर अब लुओ ली को भी देख पाते हैं जिसको किसी एक छोटी सी बच्ची के चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि असल में होती है ईशो, जिसको ही याओ के बंदों ने काफी बुरी तरीके से मारा था। और यांग होंग उससे ये कह रहा था कि जल्दी से मुझे मू चैन की लोकेशन बता दो, लेकिन फिर भी ईशो कहती है कि तुम कभी भी मुझसे लुओ क्लब के ट्रैकिंग मेथड को नहीं ले पाओगे और ना ही मैं तुम्हें कभी बताऊंगी कि हम लोग एक दूसरे को ढूंढते कैसे हैं। जिससे कि यांग होंग ने गुस्से में आकर एक और थप्पड़ मार दिया था ईशो को। याओ कहता है कि यांग होंग इतने भी ज्यादा रूड मत बनो, हम लोग लुओ क्लब के किसी दूसरे मेंबर को पकड़ लेंगे और उससे तो मू चैन की लोकेशन
उगलवा ही लेंगे और उसका साथी अभी ईशु को जान से मारने के लिए जा रहा था। जिस मोमेंट पर तभी यहाँ पर काफी गुस्से के साथ में एंट्री हो जाती है लुओली की, जिसने अपनी स्वॉर्ड की मदद से इन लोगों के ऊपर काफी खतरनाक तरीके के अटैक्स को किया था। और लुओली देखती है कि इन लोगों ने ईशु की तो बहुत ही बुरी हालत कर दी थी उसे मार मार कर। इसीलिए लुओली सबसे पहले ईशु को बचाती है और फिर हियाओ से ये कहने लगती है कि तुम आगे इस बच्ची के साथ में क्या करना चाहते थे। जो बात सुन के हियाओ कहने लगता है कि लुओली चिंता मत करो, हम लोग तो केवल इस बच्ची के साथ में मजाक कर रहे थे। यांगोंग भी कहता है कि हाँ बिल्कुल हम लोग तो मजाक कर रहे थे, लेकिन लुओली तुमने हमारे ऊपर इतना ज्यादा खतरनाक तरीके से अटैक क्यों किया, जैसे कि तुम तो हमें जान से ही मारना चाहती हो। लुओली कहती है कि मैं तुम लोगों को अच्छे तरीके से जानती हूँ, क्योंकि अगर मैं समय रहते नहीं आती तो आज तो तुम लोगों ने इस बच्ची को मार ही दिया होता। याओ कहता है कि लुओली लेकिन तुमने ये कैसे सोच लिया कि मेरे लोगों पर हमला करके तुम यहाँ से सेफली बचकर चली जाओगी। लेकिन अगर मुचेन यहाँ पर आता है और घुटनों पर बैठकर हमसे माफी मांगता है तुम्हारे लिए, तो फिर बेशक मैं तुम्हारे द्वारा किए गए काम को माफ कर दूंगा और तुम्हें भी यहाँ से जाने दूंगा। जिससे कि लुओली इससे बारे में सोचने लग जाती है कि हंटिंग कंपटीशन के तो सीधे से रूल्स है, स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स को दूसरों से छीनना ये एक अपराध है, फिर आकर हियाओ ऐसा क्यों कर रहा है। यांग होंग कहता है कि चलो ठीक है, अब हम लोगों को सबसे पहले इस लुओली को पकड़ना होगा। मुचेन खुद ब खुद ही यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये इस बच्ची के बोझ को लेकर यहाँ से भाग तो बिल्कुल भी नहीं पाएगी। जैसे कि भी एक साथ ही कई सारे बंदे हमला करने को आ रहे थे, तो लुओली भी ईशु को वहाँ पर बिठाकर अपनी इस वॉर्ड की मदद से इन लोगों के ऊपर काफी खतरनाक अटैक्स भी करने लगती है। लुओली के अटैक वैसे तो काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन उसके सामने ये बंदों की संख्या भी ज्यादा थी। साथ ही साथ उसी मोमेंट पर उनमें से एक बंदा अपने काफी पावरफुल अटैक भी कर दिया था लुओली पर, जिसकी वजह से अब लुओली के लिए इतने सारे बंदों का मुकाबला करना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन वो फिर भी उन लोगों का मुकाबला करते हुए उन्हें टक्कर दे रही थी। जिस मोमेंट पर तभी हियाओ ने अपना अटैक किया होता है ईशु को जान से मारने के लिए। जिस अटैक को लुओली ने रोक तो लिया था, लेकिन अब वो काफी ज्यादा थक भी चुकी थी। हियाओ तुरंत ही अपने सभी साथियों से कहता है कि उस पर फिर से हमला करो, जहाँ से फिर लुओली ईशु को लेकर अब भागने की कोशिश करने लगती है। लेकिन फाइट करते हुए भागना और किसी को बचाना और खुद को बचाना ये एक बहुत ही बड़ा टास्क है। बल्कि लुओली तो अब लोगों के बीच में फंस जाती है, जिससे कि वह सबसे पहले ईशु को ऊपर उछालकर उसके ऊपर ये जितने भी बंदे हमला करने के लिए आ चुके थे उन सभी को अच्छा सबक सिखाती है। लेकिन तभी वहाँ पर अब आ चुका होता है हियाओ। हियाओ ने जो अपने खतरनाक वेपन से लुओली के ऊपर अटैक किया था वो उससे इंजर्ड हो गई थी और साथ ही उसकी बॉडी में थोड़ा सा पॉइजन भी चला गया था, जो कि उसने जानबूझकर किया था ताकि लुओली कमजोर हो जाए और यहाँ से भाग भी ना सके। हियाओ कहता है कि देखो, अगर तुम इस पॉइजन की वजह से मरना नहीं चाहती तो तुम्हारे लिए सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि तुम सरेंडर कर दो। चिंता मत करो, जैसे ही मुचेन यहाँ पर आ जाएगा मैं तुम्हें जाने दूंगा और इसका एंटीडोट भी दे दूंगा। लेकिन लुओली किसी भी हाल में इन लोगों के सामने झुकने वाली नहीं थी। लुओली के ऊपर अब एक साथ ही कई सारे बंदों ने भी हमला कर दिया था उसको मारने के लिए, जिन सभी का पावर लेवल काफी ज्यादा खतरनाक होता है। जिससे कि फिर लुओली ने भी यहाँ पर अपनी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्किल को यूज किया था। और जब हियाओ देखता है तब तक लुओली वहाँ से ईशु को लेकर जा चुकी थी, जो कि एक गुफा के अंदर पहुंच चुकी होती है। लेकिन वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा इंजर्ड थे। लुओली इसके बारे में सोच रही थी कि हियाओ ने जानबूझकर मुझ पर और इस बच्ची पर हमला किया। क्या उसे इस बात का डर नहीं है कि एकेडमी की तरफ से उसे काफी ज्यादा खतरनाक पनिशमेंट दी जाएगी? और आखिर वो मुचेन से क्या चाहता है, जिसके चक्कर में उसने मुझे भी मारने की कोशिश की। जिस मोमेंट पर अब तभी लुओली को फील होता है जैसे कि यहाँ पर कोई आ रहा हो, वो तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को समन करती है और छुप कर खड़ी हो जाती है कि जो कोई भी आएगा वो उसको मार देगी। जो पर्सन अब काफी तेजी के साथ में यहाँ पर बढ़ते ही चला आ रहा था, जो कि जैसे ही लुओली के पास में पहुंचने वाला था तो वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देती है। लेकिन उसका चेहरा देखते ही रुक जाती है, क्योंकि वो तो असल में होता है मुचेन। लुओली को अटैक करते हुए देखकर मुचेन कहता है कि क्या तुम अपने ही पति को मारना चाहते हो? लेकिन जब मुचेन लुओली को देखता है तो उसकी हालत तो काफी ज्यादा खराब सी लग रही थी, जिससे कि मुचेन पूछने लगता है कि लुओली, आखिर तुम्हें ये हो क्या गया? तुम्हारी बॉडी में आखिर ये पॉइजन आया, मुझे ये बताओ कि क्या तुमने इसका एंटीडोट लिया या नहीं? लेकिन लुओली फिर भी कहती है कि मेरे बारे में चिंता मत करो मुचेन, मैंने ऑलरेडी एक एंटी पॉइजन पिल को ले लिया, जिससे कि अब मैं काफी अच्छा फील भी कर रही हूँ। लेकिन मुचेन अच्छे तरीके से जानता है कि एंटी पॉइजन
पिल को लेने की वजह से वो पॉइजन इतने जल्दी तो बॉडी से नहीं हटेगा, जिसे हटाने के लिए और लुओली को बचाने के लिए उसे स्पेसिफिक एंटीडोट का यूज करना ही होगा। साथ ही साथ उसने जैसे ही लुओली के कंधे पर उसे घाव को देखा होता है, उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है और मू चेन देखता है कि वहीं पर साथ ही में ईशु भी पड़ी हुई थी और उसकी भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, जिससे कि मू चेन समझ चुका था कि किसी ने इनके ऊपर हमला किया है। ईशु जैसे ही हियाओ का नाम लेती है तो मू चेन तुरंत ही यहाँ से उसको मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन लुओली मू चेन को रोकती है और ये कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी तुम्हारे लिए जाल को बिछा के रखा है। हियाओ तो वैसे भी तुम्हें काफी समय से ढूंढ रहा है, हो सकता है कि वो तुम्हें मारने की भी कोशिश करे, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय पर हम लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स को प्राप्त करने पर, क्योंकि अगर हम लोगों का नाम स्पिरिचुअल लाइट इन्फ्यूजन में नहीं आएगा तो ये सब कुछ करने का फायदा ही क्या होगा। मुझे मैं ये चाहती हूँ कि तुम किसी भी हाल में इस मौके को ना गवाओ। लुओली अब जैसे ही कुछ कहने की कोशिश करती है तो मू चेन उसके घाव पर किस करता है, जिससे कि लुओली भी मू चेन को गले से लगा लेती है, क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे की बहुत ही ज्यादा परवाह होती है। मू चेन कहता है कि मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि हियाओ ने मेरे लिए एक जाल को बिछा के रखा है, लेकिन मैं फिर भी वहाँ पर जाऊंगा और तुम्हारे लिए एंटीडोट को लेकर आऊंगा। क्या तुम्हें याद है जब हम लोग स्पिरिचुअल लैंड के अंदर थे, तब तो हम लोग इस तरह के खतरों को आए दिन ही लिया करते थे। जिससे कि लुओली कहती है कि मू चेन तुम अपना ख्याल रखना और अपने आप को कुछ भी मत होने देना। मू चेन कहता है कि ठीक है, तुम अपना और यीशु का ख्याल रखना। जिसके बाद फिर हम लोग अब देख पाते हैं हियाओ को, जो कि अपने सभी बंदों को गालियां देते हुए कह रहा था कि तुम लोग किसी भी काम के नहीं हो, तुम लोग तो इतने ज्यादा नाकारे हो कि घायल हो चुकी लड़की को ना रोक सके, जो कि एक दूसरी घायल लड़की को बचा कर ले गई। लेकिन उसी मोमेंट पर तभी वहाँ पर पहुँच चुका होता है मू चेन अपना एक काफी खतरनाक हमला करते हुए, जिसके लिए यहाँ पर कोई भी तैयार नहीं होता और कई सारे बंदे उस हमले की वजह से इंजर्ड भी हो गए थे। मू चेन तो यहाँ पर बिना रुके ही अटैक करते जा रहा था हियाओ पर। मू चेन तुरंत ही अब तो अपने स्पीयर को भी निकाल लेता है और ये कहने लगता है कि हियाओ जल्दी से मुझे पॉइजन का एंटीडोट दे दो। यांगोंग कहता है कि हम जैसे पकड़ना चाहते थे वो तो आखिरकार हमारे सामने खुद ब खुद ही आ गया। हियाओ के सभी बंदे मू चेन पर हमला कर रहे थे, जिनका मुकाबला वो अपने स्पीयर की मदद से कर रहा था। जिस मोमेंट पर अब तभी वहाँ पर यांगोंग अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को लेकर आ जाता है मू चेन का मुकाबला करने के लिए, जो कि एक्चुअल में एक स्पिरिचुअल बीस्ट होता है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल का भी था। लेकिन मू चेन के तो अंदर गुस्सा ही इतना ज्यादा होता है कि जब उसने अपनी पूरी ताकत के साथ में अपने स्पीयर की मदद से उस स्पिरिचुअल बीस्ट पर हमला किया था तो वो तो चकनाचूर हो चुका था और अब सीधा ही मू चेन यांगोंग पर अपनी स्पीयर की मदद से ही हमला करने लगता है। जिन दोनों के ही बीच में अभी काफी ज्यादा शानदार लेवल की फाइट भी होने लगती है, जहाँ पर जैसे ही यांगोंग दोबारा से अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को समन करने की कोशिश करता है तो मू चेन ने तो पलक झपकते ही अपने स्पीयर की मदद से उसके बीस्ट के चकनाचूर कर दिए थे और अपनी एक ऐसी किक हिट की होती है यांगोंग को कि उसकी तो हालत ही खराब हो चुकी थी। और सेकंड किक में यांगोंग यहाँ से सीधा ही जाके टकराता है एक माउंटेन से, जिसके तुरंत ही बाद अब और भी कई सारे बंदों ने मू चेन पर हमला करना शुरू कर दिया था। लेकिन उन लोगों के लिए भी मू चेन का मुकाबला करना इतना आसान नहीं था। वो सभी को ही धूल चटाते जा रहा था, उनको मारते जा रहा था। साथ ही साथ इसी डायरेक्शन में लुओली काफी तेजी के साथ में बढ़ती चली आ रही थी मू चेन की हेल्प करने के लिए, जिसके पीछे लिटिल ईशू आती है और ये कहती है कि लुओली आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, वरना मू चेन गुस्सा होंगे। लेकिन लुओली से रहा नहीं जाता, वो आखिर मू चेन को इतने बड़े खतरे में कैसे अकेला छोड़ सकती है। मू चेन तो यहाँ पर हियाओ के हर एक बंदे को हरा चुका था और अब उसको भी चैलेंज करते हुए कहता है कि जल्दी से मुझे एंटीडोट दे दो। जो बात सुन के हियाओ कहता है कि मू चेन अगर तुम इतने ही केपेबल हो तो खुद ही आकर क्यों नहीं ले लेते, जिससे कि फिर मू चेन ने अपनी पूरी ताकत के साथ में अपने स्पीयर को अटैक कर दिया होता है हियाओ पर। लेकिन हियाओ ने तो बड़ी आसानी के साथ में उसके वेपन को डाइवर्ट कर दिया था, जिसके अगले ही पल मू चेन ने अपना वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक कर दिया होता है हियाओ पर, जिसकी एनर्जी का इफेक्ट चारों तरफ ही फैल जाता है। लेकिन जो हियाओ होता है उसके ऊपर इस पावर का जरा सा भी असर नहीं हुआ था, बल्कि वो तो मू चेन को ही रोक लेता है, जिससे कि मू चेन अपनी दूसरी टेक्निक का यूज करते हुए अपने स्पीयर को वापस बुला रहा था और हियाओ के अटैक से खुद को बचा रहा था। मू चेन जब तक इस बात का रियलाइज कर पाता कि यहाँ पर क्या हुआ, तब तक हियाओ दोबारा से उसके ऊपर अपना हमला कर देता है, जिस अटैक से मू चेन अपने आप को बचाता है। और फिर हियाओ ये कहता है कि मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं
नहीं आई कि आखिर होली स्पिरिचुअल एकेडमी तुम्हारे बारे में इतना ज्यादा चिंता क्यों करती है, क्योंकि मुझे तो तुम्हारे अंदर कोई भी ऐसी स्पेशलिटी नजर नहीं आई जिससे कि तुम्हारी चिंता करना जरूरी भी है। जिसकी बात को सुन के मुचेन कहता है कि यानी कि तुम होली स्पिरिचुअल एकेडमी के साथ में कोलाइड हो चुके हो और तुम्हें ये भी पता है कि वो लोग मुझसे डरते हैं। याओ, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि ऐसा करने की वजह से नॉर्थन स्पिरिचुअल एकेडमी से तुम्हें निकाल दिया जाएगा? मुचेन की बात को सुन के हियाओ हंसता है और अपना अटैक करने को जाता है मुचेन पर। जिन दोनों के टकराने की वजह से काफी बड़ा धमाका हुआ था और हियाओ ये कह रहा था कि 5 गेट एकेडमीज में नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी सभी से ज्यादा कमजोर एकेडमी है, लेकिन यहाँ पर जो कल्टीवेशन रिसोर्सेज है वो काफी ज्यादा रेयर है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। लेकिन जब मेरी ताकत बढ़ रही है तो आखिर मैं अपनी पहुंच को क्यों नहीं बढ़ाऊंगा? जिसकी बात को सुनते हुए और फाइट करते हुए मुचेन कहता है कि यानी कि तुम तो और भी ज्यादा बेशरम हो जितना कि मैंने सोचा था। तो हियाओ फाइट करते हुए कहने लगता है कि एक कल्टीवेटर होने के नाते क्या तुम्हें ये नहीं पता कि हम लोगों का सबसे बड़ा गोल तो यही होता है कि किसी भी हाल में जल्द से जल्द हमें ज्यादा पावरफुल कैसे बने। मुचेन जब उसके ऊपर अपना काफी तगड़ा हमला करता है तो हियाओ उससे अपने आप को बचाते हुए अपने ही कई सारे वेपन की मदद से मुचेन पर हमला करता है, लेकिन मुचेन भी अपने आप को बचा लेता है। हियाओ कहता है कि डीन ने खुद ही ये कहा था कि इस एकेडमी की किस्मत डिसाइपल्स के हाथों में है और यहाँ के डिसाइपल इतने ज्यादा कमजोर और इतने ज्यादा बचकाने हैं जितना कि मैंने सोचा भी नहीं था। हर कोई तुम्हारी तरह कमजोर है, इसी वजह से बाकी की एकेडमीज में ये एकेडमी कमजोर कहलाती है। और अगर अब इतनी सारी सच्चाई जानने के बाद भी मैं इसी एकेडमी में रहूं तो ये तो मेरी ही बेवकूफी कहलाएगी। जो दोनों के दोनों अब अपने अपने काफी तगड़े अटैक्स को एक दूसरे के साथ में टकराने वाले थे, जिनके टकराने से एनर्जी क्लैशिंग होती है, लेकिन मुचेन का अटैक थोड़ा कमजोर होता है, जिसकी वजह से वो मुचेन को मार रहा था और उसकी हालत भी खराब कर रहा था। हियाओ कहता है कि स्पिरिचुअल लैंड में तुम्हारा जो राइवल है उसने मुझसे तुम्हें हेलो बोलने के लिए कहा था, जिससे कि मुचेन समझ जाता है कि यानी कि ये बंदा जीजुआन की बात कर रहा है। और इस बार हियाओ ने अपनी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक की मदद से मुचेन को नीचे गिरा दिया था और उसको इंजर्ड भी कर दिया था। जिस मोमेंट पर साथ ही साथ वहाँ पर लोली और ईशु भी पहुंच चुके थे। मुचेन अब यहाँ पर हियाओ से ये कहने लगता है कि तुम इतने ज्यादा गलत रास्ते पर हो कि अब तुम्हें बचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हियाओ, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती तुमने मेरी लिटिल सिस्टर ईशु को इंजर्ड किया, उससे भी ज्यादा तुमने लोली को इंजर्ड किया और उसे पॉइजन भी दिया। साथ ही साथ तुम बाहर के लोगों के साथ में मिल चुके हो, मेरे दुश्मनों के साथ में भी मिल चुके हो। जहाँ पर मुचेन अब अपनी एक थंडर आर्ट को यूज कर रहा था, जिसको कहा जाता है थंडर बॉडी, और उसने जैसे ही इसको समन किया होता है तो मुचेन का तो अवतार ही बदल चुका था और उसकी पूरी बॉडी अब एकदम थंडर के जैसे हो गई थी। मुचेन कह रहा था कि हियाओ अब तुम्हें मरना ही होगा, और थंडर बॉडी को देखकर हियाओ कहने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे पास में थंडर बॉडी कैसे हो सकती है, क्योंकि शेन कांगशेंग भी इस आर्ट में अभी तक मास्टर नहीं बना है। लेकिन फिर आकर तुमने ऐसा कैसे कर लिया, तुम्हारे पास में थंडर बॉडी कैसे हो सकती है? जिसके तुरंत बाद वे हियाओ अपनी पूरी ताकत के साथ में मुचेन के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन मुचेन के पास में थंडर बॉडी होने की वजह से हियाओ उसका बाल भी बांका नहीं कर पा रहा था। हियाओ तो अपने पूरी जी जान लगाकर हमला कर रहा था और ये कह रहा था कि मुचेन, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास में थंडर बॉडी की डिवाइन आर्ट है तो क्या तुम मुझे जान से मार पाओगे? मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा, बल्कि तुम्हें ही जान से मारूंगा। आज मैं तुम्हें मारूंगा और ये दिखाऊंगा कि एक हेवन लेवल के हाफ स्टेज वाला बंदा कितना ज्यादा पावरफुल होता है। मेरे आज तक का सारा कल्टीवेशन आज तुम्हें देखे जाएगा, लेकिन वो अभी तक मुचेन को टस का मस नहीं कर पाया था, जिससे कि मुचेन कहता है कि रुक जाओ जरा, अब मैं तुम्हें पावर दिखाता हूँ। जिससे कि मुचेन ने यहाँ पर अपनी पूरी ताकत के साथ में हमले करने शुरू कर दिए थे, जो कि इतने ज्यादा पावरफुल और खतरनाक होते हैं कि अभी हियाओ का बचना पॉसिबल ही नहीं था। मुचेन अब हियाओ को मार नहीं रहा था, बल्कि उसे इस बात का एहसास दिला रहा था कि तुमने कितनी बड़ी गलती की, जिसकी तुम्हें सजा मिलेगी, जो कि हियाओ डिजर्व भी करता है। मुचेन अब अपने थंडर अटैक्स को कर करके हियाओ की पूरी बॉडी की हड्डियों को तोड़ देता है। मुचेन ने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक थंडर अटैक किया होता है, जिसको देखकर ईशु भी कहते हैं कि आखिर मुचेन इतना ज्यादा पावरफुल कब से बन गया। आज तो हियाओ का मरना तय है, वो किसी भी हाल में जीत नहीं पाएगा। मुचेन ने तो अब यहाँ पर हियाओ को मार मार के उसकी हालत ही अधमरी सी कर दी थी। हियाओ कहता है कि मुचेन, तुम्हारा ये सोचना गलत है कि तुम्हारे पास में थंडर बॉडी आने की वजह से तुम मुझे हरा पाओगे, क्योंकि अब वो यहाँ पर अपनी स्पेशल मार्शल आर्ट क्रेन को लेकर आता है, जो कि एक हेवीली डीमन क्रेन होता है
और ये 26 रैंक पे आता है इस दुनिया में पाए जाने वाले बीस्ट की लिस्ट में। लेकिन उसे क्या पता था कि मुचेन के पास में तो ज्यूयुकू बर्ड मौजूद होती है। मुचेन भी अपने ज्यूयुकू बर्ड को लेकर आता है और ये दोनों के दोनों अब एक दूसरे के साथ में टकरा जाते हैं, जिससे कि इस वैली के अंदर यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल का एनर्जी ब्लास्ट होता है। आसमान से इतने ज्यादा थंडर अटैक से हो रहे थे कि अब हियाओ का बचना पॉसिबल नहीं था। मुचेन तो हियाओ के ऊपर खड़ा हुआ था और अपने फाइनल अटैक के साथ में हियाओ के खेल को खत्म कर देता है। और आप लोगों को ये फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर से बताना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।